ड्रामा के स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि विलेज घूमने आई हुई होती है। उसी समय पर शाओ नाम की लड़की उनके कार के सामने आकर उनकी कार को रोक देती है। वो लेडी उसकी काफ़ी फिक्र करने लग जाती है। उसी समय वो लड़की बताती है कि आपको आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि आगे वाले ब्रिज कोलैप करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको रोकने आई हूँ। वहीं दूसरी तरफ कुछ विलेजर्स आकर उस लेडी को बोलते हैं कि आप इस लड़की की बातें मत सुनो, ये तो बस ऐसे ही बोलती रहती है और इसकी जुबान भी खाली है। तभी दूसरे विलेजर्स आकर उन्हें बताते हैं कि आगे वाले ब्रिज तो सच में कोलैप हो चुके हैं और वो सारे विलेजर्स शाओ को थैंक यू बोलने की जगह उसी को सुनाने लगते हैं कि तुम्हारी ज़ुबान तो कितनी काली है, जो भी तुम बोलती हो वो सब सच हो जाता है। और फिर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो लेडी शाओ को थैंक यू बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। दूसरी तरफ शाओ जहाँ से जाने वाली होती है तभी वो लेडी उसे रोककर उसका नाम, उसकी एज और क्या वो सिंगल है ये पूछती है। शाओ उन्हें सब कुछ बताती है और ये भी कि वो अभी सिंगल है। ये सुनकर वो लेडी काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम तो मेरे सन के लिए एकदम परफेक्ट हो। मेरा बेटा बहुत ही हैंडसम है, एक बार तुम्हें उसे मिलना चाहिए। तुम एक दूसरे को बहुत ही पसंद आओगे। इतने में यहाँ पर बहुत सारी लग्जरियस कार आकर खड़ी हो जाती है जिसके अंदर हम उस लेडी के सन लियो को देखते हैं जो कि हमारे इस ड्रामा का मेन लीड भी है। और वो आकर उसकी मॉम की काफ़ी फिक्र करने लगता है क्योंकि ब्रिज कोलैप होने वाली न्यूज़ पूरे इंटरनेट पर डल चुकी थी। यहाँ पर उसकी मॉम उसे बताती है कि वो एकदम ठीक है और ये सब शाओ की वजह से ही हुआ है। और फिर वो उसे शाओ से मिलवाने लगती है। यहाँ पर शाओ डरने लगती है और कहती है कि मैंने आपकी जान बचाई, उसके लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए और फिलहाल मेरा अभी शादी करने का कोई भी इरादा नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। सेम यहाँ पर लियो भी उसकी मॉम से कहता है कि वो भी अभी शादी नहीं करना चाहता। तो उसकी मॉम उससे कहती है क्या तुम कुंवारे मरना चाहते हो और जैसा मैं बोल रही हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि काफ़ी खुश होती है क्योंकि एटलीस्ट उसकी वजह से किसी की जान बची थी। बट विलेजर्स सभी के सभी मिलकर शाओ को यहाँ से निकालने वाले थे क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से शाओ एक काली जुबान वाली लड़की है जो सब कुछ बुरा बोलती है और वो सब कुछ बुरा उन लोगों के साथ होने लगता है। तो वो लोग नहीं चाहते थे कि शाओ उनके साथ रहे। इतने में वहाँ पर लियो की मॉम आ जाती है और उन सभी गाँव वालों को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम एक बेचारी बच्ची को इतना बुले कैसे कर सकते हो जिसने किसी की जान बचाई है। तो सभी गांव वाले बोलने लगते हैं कि इसी लड़की की वजह से हमारे साथ सब बुरा होता है और ये एक दिन हमारे गांव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। यहाँ पर शाओ अपने अंकल से पूछती है कि क्या आप भी यही चाहते हैं कि वो विलेज छोड़ कर के चली जाए। तो उसके अंकल तो उसका लगेज लेकर के तैयार होते हैं और कहते हैं कि अगर तुम चाहोगे तो हम सब के लिए काफ़ी बेहतर होगा। शाओ बेचारी पूरा लगेज उठाकर सोच रही होती है कि अब वो कहाँ जाएगी। उसके पास तो ना कोई काम है और ना ही कोई घर। तो यहाँ पर लियो की मॉम उससे कहने लगती है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे साथ चलो। और देखो ये लियो है, ये मेरा बेटा है, ये कितना हैंडसम है। भले ही ये थोड़ा सा रूड और अनरोमांटिक हो लेकिन ये काफ़ी अच्छा इंसान है। तुम दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लगेगी। यहाँ पर लियो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम प्लीज़ आप शादी की बात फ़िलहाल मत करो, मुझे शादी नहीं करनी है। तो उसकी मॉम उसे कुछ भी बोलने से मना कर देती है और कहती है कि जितना मैं बोल रही हूँ तुम्हें वैसा करना होगा। अब यहाँ पर लियो को शाओ के लिए थोड़ा बुरा तो लग रहा होता है कि बेचारी को उसके घर वालों ने विलेज से निकाल दिया। यहाँ पर उसकी मॉम शाओ से बार बार शादी के लिए पूछ रही होती है। तो लियो उनसे कहता है कि प्लीज़ मॉम आप इसके साथ ज़बरदस्ती मत करो, अगर ये बेचारी हाँ बोल भी देती है तो वो सिर्फ फोर्स में रह के कहेगी। तभी इतने में शाओ शादी के लिए हाँ बोल देती है और लियो उसे घूरने लगता है। तो उसकी मॉम कहती है कि देखा मैंने इसके ऊपर फोर्स नहीं किया और ये सच में तुमसे शादी करना चाहती है। यहाँ पर शाओ कहती है कि नहीं, मैं डर के मारे शादी के लिए हाँ नहीं कह रही हूँ, मैं ये अपनी खुशी के साथ कह रही हूँ।
और बोलती है कि मैं बस आपसे एक चीज़ में हेल्प चाहती हूँ। तो लियो उसकी मॉम से कहता है कि देखो, ये मुझे शादी नहीं करना चाहती बल्कि अपना काम निकलवाना चाहती है। तो उसकी मॉम उससे कहती है इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहती है कि तुम बोलो तो मैं तुम्हारे लिए एक क्या 100 चीज़ें करने के लिए रेडी हूँ। इतने में उसकी मॉम मौसम को देखते हुए कहती है कि चलो हम अभी यहाँ से निकलते हैं, वरना मैरिज ब्यूरो बंद हो जाएगा। शाओ कहती है कि क्या हमें अभी ही मैरिज सर्टिफिकेट लेना होगा। तो फिर उसकी मॉम कहती है हाँ, हमें अभी लेना होगा, जिसके बाद ये लोग सर्टिफिकेट लेने चले जाते हैं। शाओ को तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं हो रहा होता है कि अभी कुछ समय पहले ही उसके गांव वालों ने उसको गांव से निकाल दिया और इतनी जल्दी उसने एक स्ट्रेंजर से शादी भी कर ली। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग शाओ को लेकर अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पर इतना बड़ा घर देखकर शाओ तो काफ़ी शॉक रह जाती है और कहती है कि इस घर की कीमत तो मिलियंस में होगी। वहाँ पर स्टाफ सोचने लगता है कि ये लड़की आखिर कौन है और यह घर मिलियंस में नहीं बल्कि इस घर की एक एक चीज़ ही मिलियन की है। ये घर तो बिलियंस के भी ऊपर है। यहाँ पर लियो की मॉम सभी स्टाफ को इशारा करती है और वो लोग यहाँ पर शाओ को ग्रीट भी करते हैं। यहाँ पर सभी लोग लिविंग रूम में बैठे होते हैं। तभी लियो की मॉम एक स्टाफ मेंबर से एक बॉक्स मंगवाती है, जिसके अंदर वो जेड ब्रेसलेट होता है जो कि उनका खानदानी ब्रेसलेट होता है। वो उस ब्रेसलेट को शाओ को देने लगती है, जिस पर लियो कहता है कि मॉम, मैंने आपसे कहा ना कि ये खानदानी ब्रेसलेट है, आप इसे ये ब्रेसलेट मत दो। तो फिर उसकी मॉम उसे मुंह बंद रखने के लिए कहती है और कहती है कि मुझे ये ब्रेसलेट मेरी मदर इन लॉ ने दिया था, तो भला मैं इसे ये ब्रेसलेट क्यों नहीं दे सकती। यहाँ पर शाओ वो ब्रेसलेट पहनने के लिए मना कर तो उसकी मॉम उसे पहना देती है और साथ ही में उसके लिए ढेर सारे डिज़ाइनर क्लॉथ्स भी मंगवाती है। बट यहाँ शाओ उन्हें पहनने से मना कर देती है और कहती है कि वो अपने साथ काफ़ी सारे कपड़े लाई है जो कि वो वही पहनेगी। यहाँ पर उसकी मॉम उसकी बात नहीं मान रही होती है, जिस कारण शाओ को वो ड्रेसेस पहननी पड़ती है। वो चेंज करने चली जाती है एंड जैसे ही वो चेंज करके सामने आती है तो लियो और उसकी मॉम तो उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और उसकी मॉम तो उसकी तारीफ़ें करते नहीं रुकती है। और वो लियो से पूछती है कि अब बताओ शाओ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो फिर लियो कहता है कि ये तो बिल्कुल सेम लग रही है, बट उसको भी पता है कि वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। यहाँ पर उसकी मॉम जाने से पहले उसको कह देती है कि तुम्हें शाओ का ध्यान रखना है और अगर तुमने उसे अनहैप्पी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर लियो कहता है कि मैं आपका अपना खून हूँ और आप मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रही हैं। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि बिकॉज अब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो शाओ है और अगर तुमने उसको नाराज़ किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूँगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसकी मॉम के वहाँ से जाते ही शाओ अपना ब्रेसलेट निकाल कर लियो को देने लगती है और कहती है कि अगर मैं ये तुम्हारी मॉम के सामने निकाल देती तो उन्हें काफ़ी बुरा लगता, इसलिए मैं ये तुम्हें अभी वापस दे रही हूँ और फिक्र मत करो, क्योंकि मैं यहाँ पर जितने भी पैसे लूँगी वो तुम्हें बाद में वापस कर दूँगी और तुम्हारा जितना भी सामान यूज़ करूँगी उसे बहुत ही संभाल के रखूँगी और जाने से पहले उसे तुम्हें रिटर्न कर दूँगी। लियो को लगता है कि शायद उसने शाओ को मिसअंडरस्टूड कर लिया है, लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है तो शाओ उसे रोक लेती है। लियो कहता है कि देख लिया ना, तुम घूम फिर कर अपनी बात पे आ ही गई। इतने में शाओ से कहती है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। यहाँ पर वो उससे कहने लगती है कि अगर तुम मेरे लिए कोई वेट्रेस की जॉब ढूंढ दो तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, बिकॉज मैं घर में फ्री बैठकर नहीं रह सकती, मुझे कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोई सी वेट्रेस की जॉब ढूंढ लूँगा। जिसके बाद शाओ यहाँ पर अपनी जॉब पर लग जाती है और यहाँ पर जाते ही वो सबसे पहले दिखने वाले स्टाफ को ग्रीट करती है। जहाँ पर वो स्टाफ बोलता है कि तो तुम यहाँ पर नई स्टाफ हो और वो स्टाफ कोई नॉर्मल नहीं बल्कि मैनेजर होता है। तब यहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से अप्रूव कर दूंगा, लेकिन उसके बाद में मुझे भी बदले में कुछ चाहिए।
वो उससे अनदर वे में बात कर रहा होता है, जिस पर शाओ उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है। यहाँ पर वो मैनेजर उसकी बात नहीं मानता और उसके नज़दीक आने लगता है, तो वो उसे वार्न करती है कि मुझसे दूर रहो, नहीं तो ये लाइट तुम पर गिर जाएगी। वो उसकी बात नहीं मानता और सच में उसके ऊपर लाइट गिर जाती है। फिर वो भी उसे काली जुबान वाली बोलने लग जाता है। दोनों में यहाँ पर हाथापाई होने लगती है। तभी शाओ के पास लियो का कॉल आता है और शाओ का फ़ोन नीचे गिर जाता है और मैनेजर जब नाम देखता है तो वो नंबर देख के हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर इसके पास ये नंबर क्यों आ रहा है, आखिर प्रेसिडेंट उसे क्यों कॉल कर रहे हैं। जिस पर शाओ कहती है ये तो मेरे हस्बैंड है और क्या सच में ये इस कंपनी के प्रेसिडेंट है। वहीं दूसरी तरफ लियो सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही, पता नहीं इसे क्या हो गया है। और फिर वो कैंटीन जाने लगता है, जिस पर उसका असिस्टेंट सोचता है कि लाइफ में एक भी बार मैंने सर को ऑफिस के कैंटीन में जाते हुए नहीं देखा। फिर उसे याद आता है कि ज़रूर ये उसके वाइफ के कारण होगा, क्योंकि वो उनसे मिलने जा रहे हैं। मैनेजर यहाँ पर दूसरी तरफ से डांट लगा रहा होता है और कहता है कि तुम गांव से आई हुई लड़की हो, वो पर्सन तुम्हारा हस्बैंड हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, हर टेबल को अच्छी तरह से क्लीन करो, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हारा इंस्पेक्शन करूँगा। इसके बाद में शाओ यहाँ पर हर टेबल को अच्छे से क्लीन करने लगती है। लेकिन जब मैनेजर इंस्पेक्शन करता है तो वो शुरुआत में ही पहली टेबल चेक करते ही उसमें नुस्खे निकालने लगता है और कहता है कि तुमने ये अच्छे से क्लीन नहीं करी, देखो यहाँ पर कितनी डस्ट है। तो फिर शाओ कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने ये अच्छे से क्लीन करी है और तुम्हारी उंगली में तो कोई भी डस्ट नहीं लगी है। मैनेजर बोलता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और मैं जो भी बोलूँगा वो सही ही होगा। और मैनेजर फिर कहता है कि मुझे तो लगता है मुझे तुम्हें फायर कराना ही पड़ेगा। लेकिन इतने में वहाँ पर लियो आ जाता है और जहाँ पर लियो को देखकर सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। लियो के आसपास 100 से भी ज़्यादा बॉडीगार्ड्स घूम रहे होते हैं। जैसे ही मैनेजर उसे दिखता है तो वो उनके पास चला जाता है। यहाँ पर मैनेजर लियो से कंप्लेन करना शुरू कर देता है, कहता है कि ये नई लड़की जो कि गांव से आई है, इसे कोई काम करना नहीं आता, न जाने इसे किसने जॉब दे दी। तो असिस्टेंट कहने लग जाता है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग जो गांव से आया होता है उसे काम करना नहीं आता और तुम उन्हें नीचे दिखाना चाहते हो। काश हमें यहाँ पर तुम्हारा सच पहले पता होता तो हम तुम्हें कब का फायर कर चुके होते। यहाँ पर वो उसे ऑन द स्पॉट कंपनी से फायर करके निकाल देता है और यहाँ पर लियो उन सभी लोगों को अपना अपना काम करके जाने के लिए कह देता है। शाओ उससे पूछने लगती है कि क्या तुम सच में इस कंपनी के प्रेसिडेंट हो। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अब मैं तुम्हें यहाँ पर अपने सारे सर्टिफिकेट लाकर बताऊँ। तो शाओ कहती है नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए पूछ रही थी। लियो कहता है कि ठीक है, अब तुम अपना काम करने के लिए जा सकती हो। और लियो के वहाँ से जाने के बाद वो खुद को पंच करके ये साबित करती है कि ये सपना नहीं बल्कि रियलिटी है और सच में उसका हस्बैंड एक बिलीनियर है। शाम के टाइम जब लियो शावर ले रहा होता है तभी उसके पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो उसे शाओ के बारे में बताने लगता है क्योंकि लियो ने शाओ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि शाओ शुरुआत से ही काम कर रही है, क्योंकि जब वो 5 साल की थी तभी से उसके मॉम डैड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसके अंकल ने उसकी मॉम डैड की सारी प्रॉपर्टीज़ अपने नाम करवा ली थी और तभी से वो उसके अंकल के साथ विलेज में रह रही थी। यहाँ पर लियो को रियलाइज़ होता है कि वो शाओ पर बेफालतू में ही शक कर रहा था। वो सच में एक इनोसेंट और हम्बल लड़की है। वो उस पर शक इसलिए कर रहा था क्योंकि आज के ज़माने में ऐसे लोगों को ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ पर बाथरूम का डोर लॉक नहीं होता, तभी शाओ वहाँ अंदर आ जाती है और लियो को देखने लगती है। लियो कहता है अगर तुम्हारा हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। और ये सुनते ही शाओ अपनी आंखें छुपा लेती है। लियो कहता है कि जब तुमने सब देख ही लिया है तो फिर आगे छुपाने का क्या ही फायदा। इतने में यहाँ पर वो उससे रिक्वेस्ट करने लगती है अपने कंपनी के लिए। लियो को लगता है कि ज़रूर अब ये ढेर सारी पावर लेना चाहती होगी। इसे पता चल तो गया है कि मैं ही इसकी कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, बट यहाँ पर शाओ से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हम दोनों की मैरिज सीक्रेट रखो।
ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और शाओ से कहता है कि क्या तुम इसे सबके सामने नहीं दिखाना चाहती, और इसका रीज़न पूछता है। तो शाओ उसे बताती है कि हमारी शादी के बारे में अगर किसी को पता चला तो इसका मेरे वर्क पर इम्पैक्ट होगा, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी और को हमारी बात में पता चले, वरना मेरा वर्क फुल्ली डिस्ट्रॉय हो सकता है। लियो उसकी बात मान जाता है और यहाँ पर शाओ खुशी खुशी होकर जाने लगती है। यहाँ पर लियो उसकी बात मान जाता है और शाओ खुश होकर उसे थैंक यू बोलकर जाने लगती है। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है, बट लियो उसे संभाल लेता है। तभी शाओ उसका फेस काफ़ी क्लोजली देखने लगती है और उसे ये बात समझ आती है कि उसका हस्बैंड तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। यहाँ पर लियो कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम दोबारा शाओ लेने जा सकते हैं, जिस पर शाओ कहती है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और वो सोचती है कि वेडिंग के अकॉर्डिंग आज तो उनकी वेडिंग नाइट है, जिस पर लियो कहता है कि वो क्या सोच रही है, और वो कह देती है वेडिंग नाइट, और वह कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। यहाँ से शाओ लियो को बाहर भेज देती है, जहाँ पर लियो सोचता है कि इसे शादी करने का थॉट इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जब शाओ चाय लेकर आती है तो वो देखती है कि लियो ने उनके बेड के 2 सेक्शन कर दिए हैं और वो उसे दूसरी तरफ सोने के लिए कहता है। यहाँ पर शाओ को लगता है कि शायद लियो से कुछ ज़्यादा ही हेट करता है, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि लियो उसे फर्स्ट डे डराना नहीं चाहता था और वो चाहता था कि वो कंफर्टेबली फील करे। नेक्स्ट डे जब वो अपनी जॉब पर चली जाती है तब वहाँ लियो कार से निकलता है, तो वो उसे बुलाने ही वाली होती है, लेकिन इतने में रुक जाती है क्योंकि लियो के साथ एक और लड़की थी, जहाँ पर सभी लोग उन दोनों को साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे और उन लोगों के बारे में बातें करने लगते हैं। वहाँ पर वो दूसरी लेडी शिन होती है। यहाँ पर शाओ उन लड़कियों से उनके बारे में पूछने जाती है, तो वो उसे बताती है कि शिन अभी हाल ही एब्रॉड से वापस आई है, जहाँ पर मिस्टर लियो उसे खुद पर्सनली एयरपोर्ट से पिक करने गए थे। वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ हैं, इन्हें चाइल्डहुड स्वीटहार्ट भी बुलाते हैं, और मुझे तो लगता है कि जब वो वापस आ ही गई हैं तो ज़रूर इस बार वो उससे शादी कर ही लेंगी। यहाँ पर शाओ को बहुत ही बुरा लगता है और उसे लगता है कि शायद इसी वजह से लियो ने पैट को सेपरेट किया था ताकि वो उससे दूर रहे, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और को लाइक करता है। वो यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो जल्द से जल्द लियो को छोड़ के चली जाएगी, ढेर सारे पैसे कमाकर एक नया घर खरीद लेगी और फिर लियो को डिस्टर्ब ना करके वो यहाँ से चली जाएगी। यहाँ पीछे से मैनेजर इसे देख रहा होता है, जो कि काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि इसी लड़की की वजह से उसकी जॉब गई थी, और वो सोचता है कि वो इसे भी काम से निकलवा देगा। जिसके बाद वो शिन के पास जाता है और उसे बताता है कि एक नॉर्मल सी क्लीनिंग स्टाफ की नज़र आपके फ्यूचर हस्बैंड पर है, यानी बॉस लियो पर। शिन कहती है कि क्या वो मामूली से स्टाफ लियो को मुझसे छीनेगी। यहाँ पर मैनेजर कहता है कि मैडम आप उसे जानते नहीं हो, वो कितनी ज़्यादा चालाक है और उसने सर को पता नहीं कैसे सीड्यूस किया, और मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उसके कहने पर मुझे जॉब से निकाल दिया गया। असिस्टेंट यहाँ पर लियो से पूछता है कि बॉस आप इस बात पे श्योर है कि आप अपनी वाइफ की आइडेंटिटी किसी को भी रिवील नहीं करना चाहते, जिस पर वो कहता है हाँ, और उसी ने मुझसे अपनी शादी के बारे में किसी को भी पता ना चलने के लिए कहा है। वो इन सभी चीज़ों को सीक्रेट रखना चाहती है। ये सारी बात बाहर से शन सुन लेती है और अंदर आते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी शादी कैसे हुई और तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है। असिस्टेंट कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं तो इन सभी बातों को सीक्रेट रखना चाहता था, बट अगर कोई बाहर से कान लगा कर हमारी बात सुन रहा हो तो मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। शिन यहाँ पर उसे चिल्लाने लगती है कि मैं अब्रॉड से वापस तुमसे शादी करने के लिए आई हूँ और मेरे फादर ने भी मेरी शादी तुम्हारे से फिक्स कर दी थी। लियो कहता है कि मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। जस्ट बिकॉज आप नेबर है इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, और ऐसे मेरे सामने खड़ी होकर मेरा दिमाग खराब करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा। शिन गुस्से में जल रही होती है। इतने में यहाँ पर लियो को डेजी की कॉल आती है। डेजी उसकी सिस्टर है जो उस पर चिल्ला रही होती है क्योंकि उसे भी शादी के बारे में कुछ नहीं पता, और वो लियो से कह देती है कि मैं अपनी सिस्टर इन लॉ सिर्फ शिन को ही मानती हूँ,
ये बात सुनकर शिन यहाँ पर काफ़ी खुश हो रही होती है कि ये अच्छी बात है कि डेज़ी अभी उसकी तरफ है और वैसे भी बहुत टाइम हो गया वो उससे नहीं मिली है, तो वो जाकर उससे मिलेगी और उसे सारी बातों में उलझाकर अपनी साइड कर लेगी और फिर अपनी सिस्टर की बात मानते हुए लियो को उस बेवकूफ़ लड़की से शादी तोड़कर मुझसे शादी करनी पड़ेगी। वो ये सब सोच ही रही होती है कि आखिर वो कौन लड़की है जिससे लियो की शादी हुई है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेज़ी आई होती है और यहाँ पर वो अपने बहुत सारे बॉडीगार्ड के साथ होती है, पर वो उन्हें अपने साथ आने के लिए मना कर देती है। वो उस लड़की से मिलने आई होती है जिसके साथ उसके भाई की शादी हुई है। इसके बाद वो तुरंत ही कैफ़े में चली जाती है एंड चिल्लाने लगती है। उसे नहीं पता होता कि यहाँ पर शाओ ही उसकी वाइफ है। वो उसे कहती है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरे भाई को डिवोर्स देना ही पड़ेगा। यहाँ पर शाओ से समझा रही होती है कि आखिर वो कौन है और ऐसा क्यों कह रही है। इतने में डेज़ी यहाँ से जाने लगती है तो शाओ से रोक लेती है क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा सा बिलबोर्ड लगा हुआ होता है जो कि गिरने वाला था। यहाँ पर डेज़ी उसकी बात नहीं सुनती और ज़बरदस्ती जाने के लिए कहती है। शाओ कहती है कि बस तुम 2-3 सेकंड रुक जाओ, उसके बाद चली जाना, लेकिन डेज़ी उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन जैसे ही बिलबोर्ड उस पर गिरने वाला होता है, शाओ आके उसे बचा लेती है। डेज़ी उसे कहती है आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया, मैंने तो तुम्हारे साथ इतना कुछ किया। तो शाओ से कहती है कि तुम रूड हो सकती हो, मैं नहीं, तुम एक छोटी बच्ची हो इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और फिर उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर शिन आ जाती है काफ़ी गुस्से में और साथ ही में उसकी चमचिया भी होती है ताकि वो सारा कैफ़े खाली करवा कर उस लड़के को ढूंढ सके जो कि लियो को सेड्यूस कर रही है। जैसे ही डेज़ी शिन को देखती है तो वो उसे पहचान जाती है। इतने सालों बाद वो उसके पास जाने की कोशिश करती है पर शिन उसे व्हीलचेयर से धक्का मार देती है और वो लोग उसे चिल्लाना शुरू कर दिया है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की। तभी शाओ उससे कहती है कि आखिर वो किस तरह से बात कर रही है, वो तो बस उसके पास ही आ रही थी। यहाँ पर शिन कहने लग जाती है कि तुम कितनी गरीब हो और ये लड़की भी, ना जाने तुम दोनों ने मुझे क्या समझ रखा है। डेज़ी को अब जाकर शिन का रियल साइड पता चला था। यहाँ पर डेज़ी सोचती है अच्छा हुआ मैंने इसे नहीं बताया था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ और इसी वजह से मैं व्हील चेयर पर हूँ, वरना मुझे इसका असली फेस कभी भी पता नहीं चलता। और यहाँ पर वो शिन पर काफ़ी गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मैं तो तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ, अच्छा हुआ आज मुझे तुम्हारा रियल फेस पता चल गया। यहाँ पर शिन कहती है मैं भी देखती हूँ कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर कैसे रहती हो। तब यहाँ पर डेज़ी कह देती है कि तुम मेरे शाओ को कुछ भी नहीं कर सकती और ये बात सुनकर शिन समझ जाती है कि शाओ ही वही लड़की है और वो उन दोनों को धक्के मार कर यहाँ से निकालना चाहती है। लेकिन इतने में वहाँ पर लियो आ जाता है और उन्हें रोकने लगता है। डेज़ी जैसे ही लियो को देखती है तो वो उसे ब्रदर कह के बुलाती है और यहाँ पर शिन काफ़ी ज़्यादा शॉक थी और साथ ही में शाओ भी कि डेज़ी लियो की बहन है। जल्दी से शिन जाकर डेज़ी से बड़े ही प्यार से बात करने लगती है और उससे माफ़ी भी मांगती है उसके बिहेवियर के लिए। डेज़ी बोलती है कि अपना ये नकली चेहरा मेरे सामने से हटा दो और तुम इसी तरह से सभी से बोलती होगी ना, और वैसे भी अगर मैं यहाँ पर नहीं होती तो तुम सभी को ऐसे ही बोलती। वो तो अच्छा हुआ कि शाओ यहाँ पर थी, वरना तुम तो मुझे धक्के मार के यहाँ से निकाल ही दे होती। शिन बोलने लगती है कि ऐसी बात मत करो, मैं तो बस तुम्हें पहचान नहीं पाई। डेज़ी बोलती है कि इसका मतलब तुम सिर्फ मेरी पोजीशन की वजह से मुझसे अच्छे से बात करती हो, वहीं दूसरी तरफ तुम कितनी ज़्यादा रूडली हो, तुम चाहे कुछ भी करो तुम एक नंबर की क्रूल पर्सन ही रहोगी। इतने में यहाँ पर लियो शिन से कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी हो, वरना मैं तुम्हें कभी भी प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं देता। इतने में शिन कहने लग जाती है कि इसमें मेरी क्या गलती, ये सब तो शाओ की वजह से हुआ है। तो डेज़ी कहने लगती है कि शाओ का तो नाम भी मत लेना, यहाँ पर तुम अपने आप को शाओ से कंपैरिजन नहीं कर सकती, तुम्हें तो जन्म लग जाएंगे अच्छा बनने के लिए, तुम शाओ की 1% भी नहीं बन सकती। इतने में यहाँ पर लियो शाओ के पास चला जाता है। यहाँ पर वो उसे हायर पोस्ट ऑफर कर रहा होता है,
पर शाओ उसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो वेटर की जॉब में ही खुश थी। डेज़ी को भी यहाँ पर शाओ के बिहेवियर से समझ आ जाता है कि उसने शाओ को मिसअंडरस्टूड किया था। उसने शाओ को बहुत ही क्लेवर और गोल्ड डिगर समझा था, बट असल में तो वो बहुत ही हम्बल और काइंड हार्टेड पर्सन है। इतने में असिस्टेंट आकर उन्हें न्यू मीटिंग के प्रपोजल के बारे में बताता है, जिसे देखकर शाओ बताती है कि इसके अंदर तो काफ़ी मिस्टेक है। इतना सुनते ही शन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इसमें मिस्टेक कैसे हो सकती है, इस प्रपोजल को मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है और तुम जैसी मामूली वेट्रेस को इसके बारे में क्या ही पता होगा। यहाँ पर लियो इस फाइल को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देता है। शिन कहती है कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर ज़रा सा भी ट्रस्ट नहीं है, तो डेज़ी बोलती है कि उसे चेक करने के लिए ही तो भेजा है ना, तुम इतना ज़्यादा घबरा क्यों रही हो, अगर वो सारी चीज़ें ठीक है तो। असिस्टेंट आकर बताता है कि इस प्लान को ऑलरेडी किसी ने पिछले साल ही अप्रूव कर लिया था और अगर वो इस प्लान पे काम करते तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते थे। जिसके बाद वो तुरंत ही नेक्स्ट डे शिन को नया प्लान तैयार करके लाने के लिए कहते हैं। शिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर डेज़ी लियो से कहती है कि तुम अपनी वाइफ से इतना प्लीज़ करके बात क्यों करती हो, और वो उससे धक्का दे देती है। यहाँ पर लियो और शाओ के बीच में एक हग हो जाता है और असिस्टेंट डेज़ी को लेकर जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। ये मूवमेंट काफ़ी रोमांटिक हो जाता है और लियो शाओ को किस करने वाला होता है, बट शाओ उसे धक्का मारकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और लियो सोचता है कि क्या वो हैंडसम नहीं दिखता जो शाओ उसके साथ ऐसा बिहेव करती है। शाओ वहाँ से जा ही रही होती है तभी उसे अपना कज़न दिखता है और वो उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन उसका कज़न उसे देखकर खुश नहीं होता और वो उसे कहता है कि तुम तो यहाँ पर वेट्रेस की जॉब कर रही हो, और उसे नीचा दिखाना शुरू करता है और बोलता है कि मैं तो इस कंपनी में इंटर्न कर रहा हूँ। शाओ उसे कहती है कि भूलो मत, जो तुमने रिज्यूम दिया था वो मैंने ही लिखा था, जिसकी वजह से ही तुम्हें इस कंपनी में इंटर्नशिप मिली हुई है। वो कहता है जो भी हो, गांव से सबसे पहला इंसान मैं ही हूँ जो कि इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। शाओ कहती है ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है और अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। शिन इन दोनों को देख लेती है और फिर उस लड़के के पास आकर उसे पूछती है कि लगता है तुम और शाओ काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो, जिस पर वो बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस लड़की की तो काली ज़बान है, हमारे गांव में सभी लोग उससे काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके थे। इसके बाद गांव वालों ने उसे निकाल दिया और ऐसी लड़की से कौन बात करना चाहेगा। शिन बोलती है अरे बाप रे, काली ज़ुबान, ये तो हमारी कंपनी के लिए भी काफ़ी बैड लक है, हम ऐसे अनलकी लोगों को काम पर नहीं रख सकते। चलो मैं तुम्हें एक ऑफ़र देती हूँ, अगर तुमने इस लड़की को कंपनी से बाहर निकलवा दिया तो अभी तुम इंटर्न कर रहे हो ना, मैं तुम्हें परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर रख लूँगी। ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाता है और इस डील के लिए मान भी लेता है। इसके बाद वो कैफ़े में जाकर वहाँ पर उसके फटाके उठाकर फेंकने लग जाता है। शाओ उस पर गुस्सा करते हुए उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, उसका काम तो कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करना है ना, तो वो उसे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है। जिस पर जिंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम जैसी लड़की अगर इस कंपनी में काम करेगी तो मैं फुर्सत से अपना काम कैसे कर सकता हूँ, तुम्हारे बारे में सोचे बिना। इतने में वहाँ पर बहुत से लोग आ जाते हैं, जहाँ पर वो सभी से कहता है कि तुम सबको नहीं पता, लेकिन इस लड़की की ज़ुबान काली है, इसकी वजह से ही हमारे गांव में तूफान, आंधी, बाढ़ सब कुछ आया था, और जो रीसेंट ब्रिज कोलैप हुआ था वो भी सिर्फ इसी की वजह से हुआ था। इतने में यहाँ पर शाओ को धीरे धीरे सेंस होने लगता है, जहाँ पर वो सभी को बताती है कि ज़रूर यहाँ पर गैस लीक हो रही है। बाकी लोग कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर से बनी है और यहाँ पर ऐसे छोटे मोटे इशू हो ही नहीं सकते। सभी लोग यहाँ पर शाओ को ही ब्लेम करने लगते हैं कि इस लड़की की ज़बान काली है और अब ये हमारी कंपनी में आ चुकी है, इसका मतलब जो भी ये बुरा बोलेगी वो सब कुछ होने लगेगा। यहाँ पर शाओ कहती है कि अगर तुम सब अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, और वो भी वहाँ से भागने लगती है और उसके पीछे सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि किचन में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ पर सभी लोग सेफ होने के बाद इन सब चीज़ों का ब्लेम शाओ पर ही डाल देते हैं और बोलती है कि ये सब उसी की वजह से हुआ, उसकी काली ज़ुबान के बोलने पर ही ये सब हुआ है।
यहाँ पर जिंग कहता है कि मैंने तो कहा था ना कि इस लड़की की ज़बान काली है और जो भी ये बोलती है वो सब सच हो जाता है। देखो आते ही इसने इतना बड़ा काम कर डाला और देखते देखते ये एक दिन हमारी कंपनी को भी आग लगा देगी। यहाँ पर सभी लोग उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और उसे कंपनी से निकालने के लिए कह रहे होते हैं। बट यहाँ पर एक स्टाफ मिनी शाओ का सपोर्ट करती है और उन लोगों को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने के बारे में भी कहती है, लेकिन वो लोग उसे साइड कर हटा देते हैं। यहाँ पर वो शाओ को निकालने के लिए कह रहे होते हैं। उसी टाइम पर वहाँ पर शिन आ जाती है और कहती है कि ये लोग सही कह रहे हैं, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी का इतना नुकसान हुआ है। आकर उसे प्रोटेक्ट करने लगती है, लेकिन जियो उसको धक्का देकर हटा देता है। वहीं इतने में वहाँ पर लियो और उसका असिस्टेंट आ जाता है। शिन उसे कहती है कि ज़रूर तुम्हें ये बात नहीं बताओगे कि इस लड़की की ज़ुबान काली है और देखो इसकी वजह से आज यहाँ पर क्या हो गया। यहाँ पर लियो कहता है कि मुझे इस बात पर बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम लोग आज भी इन सब अंधविश्वासों पर बिलीव करते हो। यहाँ पर लियो शिन से कहता है कि तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं तुम्हें डिमोशन देता हूँ और कल से तुम कोई प्रेसिडेंट नहीं बल्कि बिल्कुल एक नॉर्मल एम्प्लॉय रहोगी और मुझे तुम्हारा प्लान कल तक मेरी टेबल पर चाहिए, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा। शिन गुस्से में यहाँ से चली जाती है और लियो सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से 50% कट कर देता है जिन्होंने भी शाओ के ऊपर चिल्लाया था और शाओ की काफ़ी फिक्र करने लगता है। मिनी उन दोनों को देखकर मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है और असिस्टेंट भी शाओ कहती है कि कहीं इन्हें हमारे ऊपर शक ना हो जाए। लियो कहता है कि अगर हो भी जाए तो क्या फ़ायदा, क्या मैं तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा लगता हूँ। यहाँ पर वो ऐसा बोलकर उसके क्लोज आने लगता है, पर शाओ उसे खुद से दूर कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि लियो शिन को पसंद करता है और लियो को लग रहा था कि शायद से वो कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर रहा है। उसे पेशेंट रखना चाहिए ताकि वो शाओ को सेफ़ और कंफर्टेबल फील करा सके। वहीं जब वो लोग घर पर होते हैं तो लियो शाओ को समझा रहा होता है और उसे सॉरी भी बोलता है आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से, और उसे समझाता है कि अगर वो शाओ की आइडेंटिटी सभी लोगों को रिवील कर देता है तो आज जो उसके साथ हुआ ऐसा नहीं होता। शाओ को पता था कि अगर आज उसकी आइडेंटिटी रिवील होती तो शिन उसे कच्चा चबा जाती, इसलिए वो मना कर देती है और जैसे ही डेज़ी आती है तो वो उसे गुड बाय बोलकर चली जाती है।